नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सब लोग। बीपीएससी 142 के अंदर आज चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, इकाई 11 भारत एवं मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के साथ संबंध पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपने को याद करने की ज़रूरत है कि मध्य एशिया के देश कौन कौन से हैं। जैसे कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये आपके मिडल एशियन कंट्रीज़ हैं, 5 है टोटल, ठीक है। पश्चिम एशियाई देश कौन कौन से हैं? बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यमन, फिलिस्तीन, आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लो, मध्य एशिया के देश और पश्चिम एशिया के देश ये सब हैं। अब देखो, परिचय सबसे पहले पढ़ते हैं। मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया आधुनिक उद्योगों हेतु महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल के समृद्ध भंडार है। भारत इन देशों से कुल 2/3 हिस्सा प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल का आयात करता है। यहाँ से तेल और गैस मंगवाते हैं अपन। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है गाइज, ये क्षेत्र धार्मिक चरमपंथी आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। मध्य एशिया सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर पश्चिम एशिया। तो 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद में मध्य एशिया के 5 नए देश अस्तित्व में आए। मध्य एशिया का जो क्षेत्रफल है 204 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 70 मिलियन, 7 करोड़। ये सब भूमिबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। कहने का मतलब है कि इन देशों की जो सीमाएं हैं वो समुद्र से नहीं मिलते, चारों तरफ से ज़मीन ही ज़मीन है। यहाँ पर विभिन्न जनजाति तथा अनेक भाषा भाषी समुदाय पाए जाते हैं। ये देश चीन, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये देश दुनिया को प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, सोना निर्यात करते बेचते हैं। इन क्षेत्रों की प्रमुख समस्या क्या है? धार्मिक कट्टरवाद व आतंकवाद है, तथा इस क्षेत्र के आतंकवादी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा कई बार बन जाते हैं। नोट लगा के पॉइंट लिखे। मध्य एशिया, रूस, यूरोप का प्रवेश द्वार कहलाता है। मध्य एशिया रूस और यूरोप का प्रवेश द्वार कहलाता है। ये देश चीन के आर्थिक सहयोग पर अधिक निर्भर है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन काफ़ी ज़्यादा पैसा देता है ये मध्य एशिया के देशों को, जो कि चिंता की बात है। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में निरंकुश शासन है ना, निरंकुश शासन है, यानी कि ऑटोक्रेटिक रूल है यहाँ पे। लेकिन हाल ही के दिनों में उज्बेकिस्तान व तजाकिस्तान में लोकतांत्रिक दिशा में प्रयास किए गए हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़ लेते हैं मध्य एशिया की। मध्य एशिया में प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, तांबा, जिंक, सीसा, मैग्नीज, कपास, ऊन, मांस, पशु की खाल, चमड़े के सामान आदि का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ संसाधनों के दोहन व निष्कर्षण की अपर्याप्त तकनीकें होने के कारण संसाधनों का प्रबंधन उचित रूप से नहीं हुआ है। नोट लगा के पॉइंट लिखें। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अन्य 3 देशों यानी कि किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से बेहतर है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि इन 3 देशों में प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में है। तो जिसके पास में गैस और ऑयल ज़्यादा होंगे वही ज़्यादा आगे बढ़ेगा। राजनीति और समाज देख लेते हैं। इन देशों में निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी कि मध्य एशिया की बात कर रहे हैं 5 देशों की। यहाँ की न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता लगभग शून्य है, यानी कि अखबार, न्यूज़ चैनल पर भी इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है। ये देश आज भी रूस से अपनी अलग भाषाई व सांस्कृतिक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इन देशों की लिपि, संस्कृति, भाषा पर रूसी प्रभाव है। इनमें से किसी भी देश में लोकतंत्र नहीं है, न ही यहाँ पर आज तक लोकतंत्र की मांग से संबंधित आंदोलन हुए हैं। इन क्षेत्रों में पानी की कमी, अराजक सीमाएं यानी खुली सीमाएं हैं, जिस पर अपराध भी होते रहते हैं। पर्यावरण क्षरण यानी कि पर्यावरण का नुकसान भी हो रहा है। पलायन, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट कर रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ की भाषाएं कौन सी हैं? मध्य एशिया की कजाक, मंगोलियन, रसियन, ताजिक, तुर्कमेन और उज़्बेक और उइगर। आगे देखो, भूसामरिक जियोपॉलिटिकल महत्व क्या है मध्य एशिया का। तो 19वीं और 20वीं सदी में यह क्षेत्र ब्रिटिश भारतीय शासन व रूस के बीच एक युद्ध का मैदान रहा है। यह रूस, चीन, पश्चिम एशिया व यूरोप के चौराहे पर स्थित है। हाइड्रोकार्बन यानी कि यहाँ पे नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल काफ़ी ज़्यादा है के कारण ही इस क्षेत्र का वर्तमान में भूसामरिक व भू आर्थिक महत्व बढ़ता जा रहा है। देखो, भूसामरिक महत्व क्यों है? क्योंकि ये कभी मतलब
ब्रिटिश भारतीय शासन और रूस के बीच में एक युद्ध का मैदान रहा है। वर्तमान में ये देश रूस पर अपनी निर्भरता कम करके चीन, जापान, कोरिया के जरिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश कर रहे हैं ताकि ये अपना उत्पाद दुनिया तक पहुंचा सके। अमेरिका इन देशों से नज़दीकियां बढ़ा रहा है जिससे वह चीन और रूस पर नज़र रख सके। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, रूस इन देशों पर ऊर्जा हेतु आश्रित है। 2000 साल पहले मध्य एशिया में सिल्क रूट होने के कारण यह क्षेत्र व्यापारिक महत्व रखता था। विद्वान मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत यानी कि हार्टलैंड थ्योरी, ये हार्टलैंड थ्योरी है, ठीक है, LAND, ठीक है, हार्टलैंड थ्योरी। तो विद्वान मैकेंडर ने कहा था कि कोई भी अगर ये मध्य एशिया पर कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया में राज करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से भी ये जो मध्य एशिया है ये अनेक देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो यहाँ पर चाइना का क्या हित है, मध्य एशिया में सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है। अमेरिका के क्या हित है, क्या इंटरेस्ट है, उसके ऊर्जा आपूर्ति प्लस चीन रसिया को प्रति संतुलित करना चाहता है, यानी कि चीन और रूस के प्रभाव को कम करना चाहता है अमेरिका मध्य एशिया में। इसलिए अमेरिका मध्य एशिया में अपने सैनिक अड्डों का निर्माण कर रहा है। अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया है यहाँ पर और उसकी मदद से अफगानिस्तान और मध्य एशिया में सैनिकों की उपस्थिति बढ़ाई है। ये ऑपरेशन का नाम याद मत रखना, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा है, बस ये याद रखो अमेरिका ने ऑपरेशन चला रखा है यहाँ पे एक, जिसकी वजह से वो सैनिकों की उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। रसिया क्या हित है, ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के हित है। इंडिया का क्या है, भारत तापी गैस पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है, ये गोइंग नॉर्थ, आप मत याद करना, ठीक है। आप तो सीधा लिखो कि भारत मध्य एशिया के देशों से तापी गैस पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है। तापी में कौन से 4 देश है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इससे भारत मध्य एशिया में अपने भू आर्थिक व भू राजनीतिक हित पूरे कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या काम बताया है, मध्य एशिया पूर्व व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशों के बीच में पुल का काम करता है। किर्गिस्तान व तजाकिस्तान में प्राकृतिक तेल व प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में, लेकिन इन 2 देशों के पास पानी बहुत है, अतः हाइड्रो पावर की संभावना काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इस प्रकार से मध्य एशिया पिछले 2000 सालों से प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यापार का मैदान बना हुआ है। मध्य एशिया से इसी महत्व के कारण 5 देशों को निम्न समूह में शामिल करके रखा है, SCO, नाटो और CSTO, कॉमन सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, समान सुरक्षा संधि संगठन। CSTO, नाटो और SCO में ये 5 देश शामिल हैं क्योंकि इनका भू राजनीतिक और भू आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। भारत और मध्य एशिया पढ़ लेते हैं। भारत की मध्य एशिया तक सीधी पहुंच नहीं है। 1991 के बाद भारत मध्य एशिया के साथ आर्थिक, वाणिज्य, ऊर्जा, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है। अतः पाकिस्तान द्वारा भारत को स्थल मार्ग व हवाई मार्ग न देने के कारण भारत का मध्य एशिया देशों के साथ व्यापार व संपर्क बढ़ा है। ईरान के चाबार बनने से, अब देखो पाकिस्तान न तो अपनी ज़मीन यूज करने देता भारत को जाने के लिए, मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए, ना हवाई क्षेत्र वो इस्तेमाल करने देता। तो हमने एक विकल्प निकाला है चाबार बंदरगाह। तो ईरान के चाबार बंदरगाह बनने से भारत मध्य एशिया तक अपना सामान चीन, रूस व उत्तरी यूरोप तक पहुंचा पाया है, जिससे कि हमारी पहले हम लंबे रास्ते से जाते थे तो हमारे समय और धन की बर्बादी होती थी। तो चाबार बंदरगाह बनने से चीन, रूस और उत्तरी यूरोप तक हम सामान भिजवा पा रहे हैं। भारत ने अपनी वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने हेतु मध्य एशिया देशों में 2016 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नोट लगा के लिखेंगे, भारत मध्य एशिया और फारस की खाड़ी में अपनी पहुंच बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारा INSTC पर काम कर रहा है। याद रखना, इससे भारत मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, रूस तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा। अब देखो ये जो INSTC एक कॉरिडोर है दोस्तों, यहाँ पर कौन से क्षेत्र जुड़ जाएंगे, हिंद महासागर, ईरान, फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर, रूस और उत्तरी यूरोप आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, इस गलियारे की मदद से। द्विपक्षीय संबंध पढ़ लेते हैं। 1991 के बाद से ही दोनों देशों के बीच शिखर स्तरीय बैठकों, अधिकारी, वैज्ञानिकों, व्यापारिक, प्रतिनिधिमंडलों, विद्वानों का आना जाना शुरू हुआ है। जुलाई 2015 में नरेंद्र मोदी ने इन 5 देशों का ऐतिहासिक दौरा किया था। अब एक एक करके संबंध पढ़ लेते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है,
भारत और उज्बेकिस्तान। तो 1991 के बाद मई 1993 में पीवी नरसिम्हा राव ने उज्बेकिस्तान का दौरा किया। व्यापार व आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह 25 अप्रैल 2006 ईस्वी को ताशकंद गए थे तथा निम्न क्षेत्रों पर समझौता मतलब एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, समझौता ज्ञापन पत्र को इंग्लिश में MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ गए? तो जिसमें मतलब परिवहन, पर्यटन, सांस्कृतिक, शिक्षा इन क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने की बातें कही गई। उज्बेक राष्ट्रपति जनवरी 1994 में भारत आए तथा आर्थिक, सांस्कृतिक, दूरसंचार, डाक मामलों पर एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा ताशकंद में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र बनाने की बात कही ताकि भारतीय संस्कृति से जो उज्बेकिस्तान के लोग हैं वो परिचित हों। ठीक है, ये भारत उज्बेकिस्तान संबंध पढ़ रहे हैं अपन। सन 2000 ईस्वी को भारत ने उज्बेकिस्तान में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन जारी की, यानी कि उनकी हेल्प की पैसे दे करके। उज्बेकिस्तान भी UNSC में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन करता है। मई 1993 में व्यापार व आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें अर्थव्यवस्था उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने की बातें कही गई। सूचना तकनीकी पर इंडिया उज्बेक वर्किंग ग्रुप की बैठकें होती रहती है। भारतीय वस्त्र कंपनी स्पेंटेक्स ने ताशकंद में वस्त्र उद्योग में निवेश किया है। ONGC भी उज्बेकिस्तान में गैस एवं तेल का निष्कर्षण कर रही है। 2011 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 89.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। उज्बेकिस्तान कलाकार विभिन्न मौकों पर भारतीय शहरों में आते रहते हैं। भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात कौन से हैं, यानी कि क्या बेचता है भारत उज्बेकिस्तान को? ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद यानी कि दवाई, मशीनी उपकरण, धातु उत्पाद, पेपर, लकड़ी, मांस व उत्पाद। ठीक है, मांस के उत्पाद आदि। भारत द्वारा कौन सी वस्तुएं मंगवाई जाती है? कच्चा कपास, कॉपर, एल्यूमिनियम, सीसा आदि। भारत कजाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध पढ़ लेते हैं। भारत कजाकिस्तान 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने संबंध दोनों देशों के बीच में है। भारत से कजाकिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। वहाँ से सूफी विचारों का आगमन भी भारत में हुआ है। अब कजाकिस्तान में बौद्ध धर्म भारत की वजह से फैला और कजाकिस्तान से जो सूफी संत आए थे वो भारत में काफ़ी लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। तो हज़ारों साल संबंध है कजाकिस्तान से। फरवरी 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक यानी कि डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए। मई 1992 को कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास खुला। 1993 नई दिल्ली में कजाकिस्तान दूतावास खुलता है। अब देखो जो नेता हैं वो कजाकिस्तान भी जाते हैं, जैसे कि नरसिम्हा राव 1993 में गए, अटल बिहारी वाजपेयी जून 2002 में, उपराष्ट्रपति KR नारायण 1996 में, हामिद अंसारी 2008 में, नरेंद्र मोदी है वो 2 जुलाई 2015 से 2017 के बीच में कजाकिस्तान गए थे। मोदी जी ने अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है में जून 2017 में संघाई सम्मेलन में हिस्सा लिया था तथा कजाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने की बातें कही। 1993 ईस्वी में भारत कजाकिस्तान के बीच अंतर सरकारी आयोग इंटर गवर्नमेंटल कमीशन IGC बना था, जिसका मकसद व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना था। नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे। मध्य एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कजाकिस्तान है। 2018 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर के 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको फिक्की भी कहते हैं, फिक्की की फुल फॉर्म है गाइज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तथा कजाकिस्तान की जो वाणिज्य महासंघ है ने मिलकर के संयुक्त व्यापारिक परिषद का निर्माण किया है और व्यापार को बढ़ाने की बातें कही गई। अस्ताना में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र खुला है, जिसमें योग, डांस, भारतीय त्योहारों को मनाया जाता है। कजाकिस्तान के विद्यार्थियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छात्रवृत्ति भी देती है। भारत कजाकिस्तान के मानव संसाधनों के निर्माण में भी सहयोग दे रहा है। दोनों देशों के राजनयिकों हेतु वीज़ा फ्री व्यवस्था, यानी कि जो दूतावास में काम करते हैं है ना, वो आ जा सकते हैं फ्रीली। कजाकिस्तान में 5000 भारतीय, जिसमें 3400 विद्यार्थी हैं। ठीक है, याद रखना। अब उज्बेकिस्तान पढ़ लिया और कजाकिस्तान पढ़ लिया और भारत तुर्कमेनिस्तान संबंध। दोस्तों किताब में इतना डिटेल्स नहीं दे रखा है, तो ये आप डेटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में लिख के आएंगे तो एग्जाम में इम्प्रेस होगा। सिंधु घाटी सभ्यता सहित दोनों देशों के व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध है। अक्टूबर 1991 में तुर्कमेनिस्तान एक स्वतंत्र देश बना। अप्रैल 1992 में दोनों देशों के राजनयिक संबंध स्थापित हुए। भारत व तुर्कमेनिस्तान के बीच व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु अंतर सरकारी आयोग IGC बनाया गया। जुलाई 2015 में नरेंद्र मोदी अशकाबाद गए और उन्होंने वहां पर एक योग और पारंपरिक औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और 7 समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए। तुर्कमेनिस्तान संबंध पढ़ रहे गाइज। तो
मतलब किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात है कि रसायन विज्ञान एवं तकनीक, पर्यटन, योग, आयुर्वेद, रक्षा और खेल। 2022 में 4 और समझौतों पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे कि कला, संस्कृति, आपदा प्रबंधन, वित्त और युवा मामले। तुर्कमेनिस्तान भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट हेतु समर्थन देता है। 2022 और 23 में द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़ करके 192 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद, यानी कि हम क्या बेचते हैं तुर्कमेनिस्तान को, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद, कृषि उत्पाद, चीनी, मीट, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मशीनी, ऊनी कपड़े और टायर। भारत क्या मंगवाता है, फर्टिलाइजर, धातु, रसायन और रंजक डाई मंगवाता है। ये INSTC अभी पढ़ाया था, एक प्रकार का कॉरिडोर है। मैं तुर्कमेनिस्तान भी भारत को ज्वाइन करेगा, यानी साथ दे रहा है भारत का। तुर्कमेन टीवी पर बॉलीवुड की फिल्में दिखाई जाती है। और बैकलोह में तुर्कमेन पैराट्रूपर की ट्रेनिंग दी गई। भारत में है ना एक स्थान है बैकलो, तो वहाँ पर जो तुर्कमेनिस्तान के पैराट्रूपर थे उनको ट्रेनिंग दी गई थी। अशकाबाद नई दिल्ली के बीच हवाई सेवाएं मार्च 2023 से चालू हुई है, यानी फ्लाइट वगैरह भी मिलेगी अब दिल्ली से। तुर्कमेनिस्तान व भारत के बीच एक प्रोजेक्ट चल रहा है तापी, ठीक है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। इसमें 4 देश पहले ही बता रखे हैं, गैस पाइपलाइन है जो कि 4 देशों से गुजरेगी। भारत तजाकिस्तान संबंध पढ़ लेते हैं गाइस, है ना। 28 अगस्त 1992 को दोनों देशों के राजनयिक संबंध बने। 2018 में रामनाथ कोविंद ने तजाकिस्तान का दौरा किया तथा रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें निम्न क्षेत्रों में सहयोग शामिल था। अंतरिक्ष, जैसे कि अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल, कृषि अनुसंधान व शिक्षा, यूनानी औषधि, सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु कार्यक्रम, वित्त मंत्रियों के कार्यक्रम। जुलाई 2015 में मोदी ने तजाकिस्तान का दौरा किया व रक्षा, कनेक्टिविटी यानी कि आपस में जुड़ाव, आतंकवाद को खत्म करने, संस्कृति व कला में सहयोग बढ़ाने की बातें कही गई। भारत तजाकिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता है, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब ऋण देने का एक प्रोसेस है गाइस, तो इसमें किस्तों में पैसे मिलते हैं दूसरे देश को। 2001 और 2002 में भारत ने तजाकिस्तान को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी थी। नवंबर 2010 ईस्वी में यूनिसेफ की मदद से 2 मिलियन पोलियो की डोज है वो तजाकिस्तान को दी गई। यूनिसेफ दोस्तों वैसे तो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो कि बच्चों के लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड, ठीक है। 1994 में दुशांबे में भारतीय दूतावास की स्थापना के बाद से ही तजाकिस्तान भारतीय कार्यक्रम इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का हिस्सा है। तजाकिस्तान के राजनयिकों को फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट दिल्ली में प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय विदेश संस्थान जो कि दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तजाकिस्तान के जो डिप्लोमेट होते हैं, राजनयिक होते हैं। दिसंबर 2019 से ही दुशांबे नई दिल्ली के बीच में फ़्लाइट चलने लगी है। तुर्कमेनिस्तान में 1500 भारतीय रहते हैं, जिसमें 1400 MBBS के विद्यार्थी है। दुशांबे में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र खोला गया, जिसमें कथक, तबला, हिंदी सिखाई जाती है। अब दोस्तों ये हमारा मध्य एशिया कंप्लीट हो गया, पश्चिम एशिया पढ़ लेते हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से 3 धर्म के अनुयायी रहते हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से मिस्र व मेसोपोटामिया की संस्कृति फली फूली थी। 20वीं सदी में इन क्षेत्रों में तेल की खोज के साथ ही दुनिया के महान शक्तियों हेतु ये क्षेत्र रुचि का क्षेत्र बन गया। हर कोई ये इस क्षेत्र पर दबदबा करना चाहता था। भू रणनीतिक परिदृश्य पढ़ लेते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध और संघर्ष, तो इस क्षेत्र में अलग अलग धर्मों, जाति, संप्रदायों, भाषाओं बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि इजराइल में यहूदी धर्म को बोलने वाले लोग, ईरान, अजरबैजान, बहरीन, लेबनान में शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, यमन, ओमान, फिलिस्तीन, कुवैत, कतर, मिस्र, तुर्की, यहाँ पे सुन्नी मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। वर्तमान में भी शिया मुस्लिम व सुन्नी मुस्लिम के बीच विवाद ही बना रहता है। नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे। 2011 ईस्वी में सीरिया में गृह युद्ध, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता का न होना आदि समस्या के कारण यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया था। इस गृह युद्ध में सऊदी अरब के हाथ होने के कारण सीरिया व सऊदी अरब के संबंध खराब हो गए थे, रखना ध्यान, ठीक है। अरब इसराइल दोनों देशों के बीच फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर अब तक कुछ युद्ध हो चुके हैं, जैसे कि 1948, 1956, 1967, 1973, 1982 और 2006। इसके साथ ही दोस्तों अरब और इजराइल के संबंध अभी फिलहाल खराब ही चल रहे हैं। इसके पश्चिम एशिया में इसलिए पश्चिम एशिया में अस्थिरता, अशांति का माहौल बना हुआ है। 1973 में तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, जिसमें खाड़ी देशों ने अपनी स्थिति मजबूत की थी। फिलिस्तीन मुद्दों पर वार्ता असफल होने पर इस क्षेत्र में धार्मिक कट्टरवाद व आतंकवाद फैला है। नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे। पश्चिम एशिया की बढ़ती जनसंख्या, उत्तरदायी लोकतंत्र सरकारों का अभाव, धार्मिक कट्टरता के कारण भी इस क्षेत्र में आतंकवाद फैला है। पहली बात तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, धार्मिक कट्टरवाद ज़्यादा है, ठीक है, और आतंकवाद भी ज़्यादा है, ठीक है। 2 अगस्त किसकी बात कर रहा हूँ मैं,
पश्चिम एशिया की बात कर रहा हूँ। 2 अगस्त 1970 से लेकर 28 फरवरी 1991 के बीच खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर अशांति फैली तथा दुनिया की महाशक्तियों ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया था। सीरिया, यमन, इराक में 1990 के बाद विभिन्न संगठनों में मतभेद के कारण यहाँ गृह युद्ध शुरू हो जाते तथा अमेरिका व रूस इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। पश्चिमी जो एशिया के देश हैं उनकी आंतरिक सुरक्षा के कमज़ोर होने के कुछ कारण देख लो। देखो, सऊदी अरब और ईरान के बीच में है ना ये प्रतिस्पर्धा कंपटीशन चलता है कि इस्लाम जगत का सबसे बड़ा जो नेता है वो कौन बनेगा। ठीक है, तो शिया और सुन्नी यहाँ पे विवाद चलता रहता है। अमेरिका और रूस उदारवादी और कट्टरपंथी ताकतों के बीच में है ना मतभेद चलते रहते हैं और क्षेत्रीय शक्ति व अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा यहाँ की कमज़ोर है पश्चिम एशिया की। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में दोस्तों भारत अभी तटस्थ रहा है, इसराइल के भी सपोर्ट किया है, फिलिस्तीन का भी सपोर्ट किया है। पश्चिमी देशों में संघर्ष का प्रभाव भारत भी पड़ा है। जैसे 2023 में हुए इसराइल व फिलिस्तीन विवाद हुए, भारत में आयातित कच्चे तेल की कीमतें बढ़ दी हुई, तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल आता था उसकी कीमतें बढ़ गई थी युद्ध के कारण। 2010 में ट्यूनीसिया में अरब स्प्रिंग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके कारण क्या थे याद कर लो, पहले भी पढ़ चुके हो। निरंकुश शासन, स्वतंत्रता में कमी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव और महंगाई। इस आंदोलन से मिस्र व ट्यूनीसिया में कुछ लोग, कुछ लीबिया, सीरिया, इराक, लेबनान, यमन में हालत वैसी बनी हुई है। इसी कारण यहाँ पर गृह युद्ध व हिंसाएं होती हैं तथा विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप यहाँ बढ़ता है। अब देख लो, भारत और पश्चिम एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। साथ ही पश्चिम एशिया में प्रवासी भारतीयों की संख्या, मतलब यहाँ से मजदूर, डॉक्टर, टीचर वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, वो प्रवासी भारतीय कहलाते हैं, की संख्या अधिक है। इसलिए भारत वर्तमान में पश्चिम एशिया के देशों के संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अरब इजराइल युद्ध, इराक ईरान युद्ध, ठीक है, कुवैत संकट आदि युद्धों से भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित यानी कि रुकावट हुई। पश्चिम एशिया में 70 लाख भारतीय रहते हैं, जो 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक धन भारत भेजते हैं। देखो, भारत से अगर कोई मजदूर पश्चिम एशिया के देश में जाता है तो वहाँ से कुछ पैसे भेजेगा ना, है ना, तो उसको प्रेषण भी कहते हैं, रेमिटेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रेषण कहते हैं। वो धन अपने घर पे भेजता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। अगर पश्चिम एशिया में युद्ध अस्थिरता का माहौल बनता है तो भारतीय कामगारों का वापस देश लौटना पड़ेगा, जिससे भारत को प्रेषण धन की कम प्राप्ति होगी, वह भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है, युद्ध चलेगा तो हर कोई घर पे आ जाएगा, जो वहाँ पे काम करने गया था, तो हमें प्रेषण के रूप में जो पैसा मिलता है वो उसमें कमी आएगी और भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। धार्मिक कट्टरवाद व आतंकवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु चुनौती है। यहाँ के आतंकवादी संगठन जैसे कि ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, ये आतंकवादी संगठन है यहाँ पर, जो इराक और ईरान वगैरह में काम करता है। भारतीय युवाओं को धर्म के नाम पे उकसाते तथा उनको भारत में आंतरिक हमले व कश्मीर में आतंकवादी भावनाओं को भड़काने हेतु धन व हथियार देते हैं। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन OIC एक संगठन है के सदस्य देशों को पाकिस्तान भारत के प्रति उकसाता है। तो पाकिस्तान हर बार भड़काता रहता है इन देशों को कि आप भारत से दूर रहो, ठीक है, भारत ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो पाकिस्तान OIC के जो सदस्य देश हैं उनको भारत के प्रति भड़काता रहता है, राइट। 1991 के बाद पश्चिमी एशिया देशों के साथ भारत के वाणिज्यिक व व्यापारिक संबंध बढ़े हैं। भारत के वैश्विक व्यापार में पश्चिम एशियाई देशों का योगदान 25% है। भारत द्वारा क्या सामान बेचा जाता है पश्चिम एशिया के देशों को? दालें, फल, सब्जियां, बासमती चावल, मांस, डेयरी उत्पाद, शहद, कपड़ा, गेहूँ। भारत द्वारा किया जाने वाला आयात क्या मंगवाते हैं अपन? हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे कि प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस। नोट लगा के पॉइंट लिखें। भारत का पश्चिमी एशिया देशों के साथ व्यापार 2 रास्तों से होता है, एक तो फारस की खाड़ी और एक स्वेज नहर। ये स्वेज नहर तुर्की देश के पास में है और फारस की खाड़ी है ये ईरान के पास में है। ईरान का चाबार बंदरगाह विकसित होने के कारण भारतीय सामानों की अफगानिस्तान तक पहुंच बढ़ी है। भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति एक बार पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप अपने 20 नंबर के आंसर में। 2005 में भारत ने यह नीति अपनाई थी, इससे भारत के पश्चिमी एशिया देशों के साथ बेहतर व मजबूत संबंध बने हैं। इस नीति की सहायता से भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, प्रेषण विदेशी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सहायता से भारत धन प्राप्त करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इस नीति के तहत भारत ने अरब देशों और फिलिस्तीन राष्ट्रवादी संघर्ष का खुले तौर पर समर्थन किया है। साथ ही इसराइल पर आतंकवादी हमलों की भी भारत ने निंदा की है। देखो, भारत का स्टैंड क्या है कि इसराइल जिस तरह से मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है, फिलिस्तीन की ज़मीन पर, तो वो गलत है। लेकिन
जिस तरह से वहाँ पर हमास जैसे जो संगठन, आतंकवादी संगठन है, वो इजराइल पे हमला करते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, ठीक है, वो भी गलत है। ठीक है, तो किसी भी एक देश के साथ में भारत नहीं गया है, दोनों देशों को सपोर्ट ही करता है। समय के साथ भारत व इजराइल के संबंध अच्छे हैं। इजराइल भी जम्मू कश्मीर मुद्दे पर भारत को समर्थन देता है। इजराइल भारत में व्यापार और निवेश बढ़ा रहा है। साथ ही इजराइल भारत को हथियार आपूर्ति भी करता है। भारत ने ईरान से बेहतर संबंध स्थापित किए हैं, इसलिए ईरान पाकिस्तान व चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है। ठीक है, ईरान से क्यों अपन बेटर रिलेशंस कर रहे हैं? क्योंकि ईरान है ना पाकिस्तान और चीन को काउंटर कर सकता है, इनके प्रभाव को कम कर सकता है पाकिस्तान और चीन के। तथा दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा मजबूत हो सकेगी। साथ ही ईरान के जरिए भारत ने अफगानिस्तान तक अपनी व्यापारिक पहुंच बढ़ा दी है। एक चाबार बंदरगाह बनाए हैं ईरान के पास में ही। पश्चिम की ओर देखो नीति की मदद से भारत ने ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इराक, मिस्र, इजराइल आदि देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत का इन देशों के साथ में व्यापार बढ़ा है। अब ये GCC पढ़ लेते हैं। ये एक संगठन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद। टोटल 6 देश हैं, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन और सऊदी अरब। व्यापार देख लो, 2020 और 21 का डेटा है, 87.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2021 और 22 के बीच में 154.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर तो बढ़ा है समय के साथ में। ठीक है, अब देखो पश्चिम की और देखो नीति में कुछ चुनौतियां भी, जैसे कि कट्टरपंथी व चरमपंथी धार्मिक ताकतें, है ना, जिसमें आतंकवाद वगैरह भी शामिल है। नोट लगा के पॉइंट लिखो। भारत व अरब देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने हेतु अरब भारत सहयोग मंच की मंत्री स्तरीय बैठकें होते हैं। तो एक साल में मिलते हैं मंत्री, भारत और अरब के देश के मंत्री, संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। भारत की नीति में मील के पत्थर देखो। भारत फिलिस्तीन द्विपक्षीय संबंध। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही महात्मा गांधी ने फिलिस्तीनियों हेतु आवाज उठाई थी। 1947 में UNGA, जिसका पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान देकर फिलिस्तीन के साथ में भारत ने मित्रता निभाई थी। 1990 में भारत ने अपना प्रतिनिधि कार्यालय गाजा में खोला। अब यह ऑफिस रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया है। 2005 के बाद से ही भारत और फिलिस्तीन के नेताओं के द्विपक्षीय दौरे होते रहे हैं। गाजा शहर में अल अजहर विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय व फिलिस्तीन तकनीकी कॉलेज में महात्मा गांधी पुस्तकालय का निर्माण भारत कर रहा है। अक्टूबर 2015 में फिलिस्तीन के बुनियादी ढांचे में 17.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत ने किया है। तो फिलिस्तीन का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और फिलिस्तीन के साथ में संबंध अच्छे हैं भारत के। 1997 में भारत फिलिस्तीन के बीच एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें वैज्ञानिक तकनीकी औद्योगिक सहयोग पर बढ़ाने पर सहमति मिली है। फरवरी 2010 में भारत ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता फिलिस्तीन को दी थी। भारत और इजराइल के संबंध पढ़ लेते हैं अब। भारत ने इजराइल देश को आधिकारिक मान्यता 17 सितंबर 1950 को दी थी, यानी कि ये एक स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है इजराइल, ऐसा कहा भारत ने 1950 में। लेकिन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1992 ईस्वी में स्थापित हुए। उसके दोनों देशों के नेताओं का एक दूसरे देश में जाना प्रारंभ हुआ। जैसे 2017 में भारत के जो PM है मोदी जी, वो इजराइल गए। 2017 में इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे। 1992 में द्विपक्षीय व्यापार 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और जनवरी 2023 में बढ़ करके हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है इजराइल के साथ में वो हो गया 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो बड़ा है, कितना बड़ा है? तो व्यापार में भी संबंध अच्छे हुए हैं। इजरायली कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकी में निवेश किया है। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु मई 2021 में 3 वर्ष के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इजराइल भी भारत के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। हीरो का व्यापार भी हम इजराइल के साथ करते हैं। रूस, फ्रांस के बाद इजराइल तीसरा ऐसा देश है जिससे भारत हथियारों का आयात सबसे ज़्यादा करता है। कौन कौन से हथियार हम मंगाते हैं इजराइल से? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि हवा में अगर कोई दुश्मन हरकत करता है तो पहले से ही हमें पता चल जाता है, उसको कहते हैं एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। हेरोन एंड हार्पी ड्रोन, है ना। ड्रोन क्या होते हैं? जिसमें इंसान नहीं बैठा होता और मतलब ऐसा मानव रहित एक व्हीकल होता है, उसको ड्रोन कहते हैं। मशीन गन भी दिया, लाइट मशीन गन, ठीक है। ये नेविगेशन लिख लेना, नेविगेशन टूल भी दिए हैं कुछ, जिससे लोकेशन वगैरह पता लगाई जा सकती है। भारत में यहूदी धर्म फला फूला है तथा 10,000 भारतीय लोग इजराइल में भी रहते हैं। दोनों देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि शोध और विकास के क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। भारत इराक संबंध देख लेते हैं अब।
भारत इराक के बीच समृद्ध राजनीतिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध प्राचीन समय से ही रहे। इराक के दार्शनिक एवं सूफी संतों का भारत में आना हुआ और उसका असर भारत के भक्ति आंदोलन में पड़ा। गुरु नानक भी आध्यात्मिक चर्चा हेतु बगदाद गए थे। बगदाद क्या, इराक की राजधानी। प्रतिवर्ष 40,000 भारतीय इराक के धार्मिक स्थानों जैसे करबला, जहाँ पे युद्ध वगैरह भी हुआ था, ठीक है, नजफ, समराहा, इमाम अब्बास, इमाम हुसैन, अब्दुल कादिर जिलानी के जो स्थल बने हुए इन विद्वानों के जो स्थल बने वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, भारत के जो लोग हैं। भारत हमेशा से स्वतंत्र लोकतांत्रिक बहुलवादी संघीय एकीकृत इराक का समर्थन करता है। भारत इराक को हमेशा राहत, आर्थिक पुनर्निर्माण की मदद भी करता है। 2003 में इराक संकट के दौरान भारत ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैसा दिया था। इराकी शरणार्थी व इराकी लोगों को भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत सहायता करता है। 1947 में भारत इराक राजनयिक संबंध बने। 1952 में सतत शांति व मित्रता संधि हुई और 1954 में सांस्कृतिक मामलों पर सहयोग का समझौता हुआ था। भारत इराकी कूटनीतिक अधिकारियों को दिल्ली में ट्रेनिंग भी देता है। साथ ही दोनों देशों के बीच पोषण हेतु मतलब संबंधों को बढ़ाने हेतु लगातार बैठकें होती रहती हैं। यह पोषण नहीं है, सहयोग, लिख लेना। इराक भारत के सैन्य अधिकारी विदेश मंत्री नेता है वो द्विपक्षीय दौरा करते हैं, यानी कि भारत के नेता भी इराक जाते हैं, इराक के नेता भी भारत आते हैं, जिससे द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इन 3 युद्धों में भारत व इराक के संबंध स्थिर रहे हैं, ठीक है, मतलब ना तो प्रगति हुई ना ही गिरावट हुई। इराक ईरान युद्ध जो कि 1980 में चालू हुआ था, खाड़ी युद्ध 1991 में, इराक संकट 2003 में। इराक भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगस्त 2016 का ये डेटा है। द्विपक्षीय व्यापार की स्थिति पढ़ लो। 2013 और 14 के बीच ये कुछ मिलियन अमेरिकी डॉलर में संख्या लिखी हुई है, लिख लेना। 2013 और 14 के बीच में, 2022 और 23 के बीच में 37,082 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब देख लो, ये भारत की कुछ कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, BPCL, ये भारत की कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं जो प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल के निष्कर्षण में काम करती हैं। तो ये इराक से तेल की प्रमुख आयातक है, यानी कि ये कच्चा तेल मंगवाती हैं कंपनियां इराक से। यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत इराक से अब अधिक तेल खरीद रहा है। भारत इराक से निम्न वस्तुएं भी खरीदता है, जैसे कच्चा तेल, कच्चा ऊन, सल्फर। भारत इराक को निम्न वस्तुएं बेचता है, जैसे कि अनाज, लोहा, इस्पात मतलब स्टील, मांस, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाई, सौंदर्य, रत्न, आभूषण, मशीन, वस्त्र, हस्तशिल्प, चाय, चीनी। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने इराक के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के साथ मिलकर के व्यापार को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सूचना एवं तकनीकी साइबर अपराध, कृषि क्षेत्र में इराक व ईरान का सहयोग बढ़ा है भारत के साथ में, ठीक है। ये इराक व ईरान की जगह लिख लेना आप भारत व इराक, लिख लेना भारत व इराक। कृषि क्षेत्र में भारत व इराक के संबंध अच्छे बढ़े हैं। 10,000 इराकी छात्र भारत से PhD पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 2019 से भारत सरकार ने चुनिंदा स्थानों पर भारतीय नागरिकों को पर्यटन हेतु अनुमति दी है। भारत ईरान संबंध और पढ़ लेते हैं। देखो, पश्चिमी एशिया में तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन महत्वपूर्ण देशों के साथ में अपन रिलेशंस देखेंगे। भारत व ईरान के बीच मैत्री संधि करने के बाद राजनीतिक संबंधों की शुरुआत मानी जाती है। ईरान की विशेष भौगोलिक स्थिति भारत को मध्य एशिया, अफगानिस्तान, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के बाजारों तक पहुंच बनाने में सहूलियत प्रदान करती है। ईरान गैस तेल भंडार के मामले में दूसरे नंबर पे। ईरान से भारत के अच्छे संबंध से प्राकृतिक गैस की लगातार सप्लाई भारत को होती रहेगी। नोट लगा के पॉइंट लिखो। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने हेतु ईरान में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। पाकिस्तान भारत की अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच को बाधित करता है, ठीक है, यानी कि हमें अफगानिस्तान जाना हो तो पाकिस्तान ना ज़मीन का यूज करने देता ना हवाई क्षेत्र का। इसलिए भारत ईरान के जरिए मध्य एशिया, रूस, अफगानिस्तान तक पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। व्यापार की स्थिति देख लो, 2022 और 23 के बीच में 2.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। भारत द्वारा कितने रुपए का सामान बेचा गया? 1.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और कितना सामान है वो खरीदा गया? 672.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत द्वारा किया गया आयात मतलब क्या हम खरीदते हैं? पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद, जैविक रसायन, उर्वरक, फल, नट्स यानी कि मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कांच से बने पदार्थ, मोती, कीमती पत्थर।
भारत द्वारा कौन से सामान बेचे जाते हैं? लोहा एवं इस्पात, कार्बनिक, रसायन, धातु, बिजली के उपकरण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स। भारत ईरान ने मिलकर के चाबार बंदरगाह विकसित किया, इसके फायदे क्या है? पाकिस्तान पर अब डिपेंडेंसी कम होगी। भारतीय सामान को अगर अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक, ईरान तक पहुंचाना अब आसान हो जाएगा। ईरान को प्राकृतिक तेल व प्राकृतिक गैस की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। भारत लोकोपकारी कार्य कर सकता है। चाइना ने पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ग्वादर बंदरगाह बनाया था, ठीक है, ताकि वो नज़र रख सके अमेरिका और भारत पर। तो हमने जवाब में चाबहार बंदरगाह बना दिया है ईरान में। चाबहार बंदरगाह के बनने से भारत व ईरान मध्य एशिया में चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है। चुनौतियां क्या है भारत और ईरान के संबंधों में? ईरान पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने से ईरानी तेल का निर्यात प्रभावित हुआ, जिससे कि भारत ईरान के सहयोग में भी बाधा उत्पन्न हुई है। चीन ने ईरान के साथ 25 साल वाले सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसकी वजह से चीन ईरान की करीबियां बढ़ी हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान में भारत इजरायल के बढ़ते संबंधों को देखकर भारत ईरान के अच्छे संबंध बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। ईरान द्वारा हमास, हिजबुल्ला, हूती विद्रोह समूह का समर्थन किया जाता रहा, जिससे इंडिया की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से सेना निकालने के बाद भारत का ईरान व अफगानिस्तान देशों के साथ सहयोग बढ़ाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। आगे की राह देख लेते हैं, जिसमें ईरान के साथ संबंध अच्छे कर सकते हैं। जैसे तापी प्रोजेक्ट को भारत को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। गैस पाइपलाइन बनानी है ना, 4 देश इसमें शामिल है तापी में। दोनों देशों को कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करना होगा। भारतीय कंपनियों को ईरानी तेल में अधिक निवेश करना होगा। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि यूएन, ब्रिक्स, SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन संघाई सहयोग संगठन, G20 मुद्दों को G20 में जो मंच है, इन मंचों का उपयोग करके मुद्दों को हल करना चाहिए। आगे क्या लिखा है? खाड़ी सहयोग परिषद पढ़ लो। सदस्य देश इसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन है। GCC तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले अरब देशों का एक समूह, जिसकी कुल GDP 1.63 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। GCC की स्थापना 25 मई 1981 की हुई। GCC का एक सवाल दोस्तों आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का, याद कर लो। GCC का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब के अंदर है। खाड़ी सहयोग परिषद GCC है ना। GCC व भारत के बीच किया गया निर्यात भारत के द्वारा कितना सामान बेचा हमने 2020 और 21 में 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 21 और 22 में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। द्विपक्षीय व्यापार पढ़ लो, 2020 और 21 के बीच में 87.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2021 और 22 के बीच में 154.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दुनिया से लिए गए कुल प्राकृतिक तेल के आयात में GCC का भारत में निर्यात 35% होता है एवं प्राकृतिक गैस का 70% निर्यात होता है, यानी कि GCC देशों से 35% खरीदते हैं, है ना, ध्यान रखना। 2021 और 22 में GCC देशों ने भारत को तेल का आयात 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का किया था। CNG एवं LPG जो कि घरों में काम आती है, 2021 और 22 में भारत ने GCC देशों से 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की खरीदी थी CNG और LPG। CNG से बसें वगैरह चलती है, LPG गैस सिलेंडरों में काम आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। भारत GCC सदस्यों से मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात कर रहा है। GCC देशों में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोकार्बन है, जो कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करते हैं। GCC देशों में कुशल मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं, जो भारत में प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के रूप में धन भेजते हैं, जिससे कि भारत की इकोनॉमी मजबूत होती है। भारत व GCC के सदस्य देश FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य है, जिसमें मिलकर के सहयोग करते हैं। GCC देशों के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करता है। एग्जाम्पल मिलन सेना अभ्यास। मिलन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, अन्य देश शामिल हैं। देखो, द्विपक्षीय सेना अभ्यास और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास क्या होता है? द्विपक्षीय में तो 2 देशों की सेनाएं मिलकर के सैन्य अभ्यास करती है, और बहुपक्षीय में बहुत सारे देशों की सेनाएं मिलकर के अभ्यास करती हैं। तो दुनिया में प्रेषण के रूप में अधिक धन प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं? भारत है नंबर 1 पे, 2023 का डेटा है, फिर मैक्सिको, फिर चीन। भारत एक साल के अंदर 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए थे 2023 में। GCC देशों से भारत दुनिया के कुल प्रेषण का 1/5वां हिस्सा प्राप्त करता है। ये कुछ देश है जैसे कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE से हम 13.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो प्रेषण प्राप्त करते हैं। सऊदी अरब से 11.71 का, कुवैत से 4.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कतर से 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ओमान से 3.25 अमेरिकी डॉलर का प्रेषण हम
प्राप्त करते हैं। 7.6 मिलियन प्रवासी भारतीय यानी कि 76 लाख लोग हैं भारत के, वो खाड़ी देशों में रहते हैं। इनकी सुरक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है। इराक, कुवैत, ओमान के संकटग्रस्त क्षेत्रों में अनेकों बार भारतीयों को सकुशल भारत लाया गया। खाड़ी देशों के लिए चुनौतियाँ क्या? संगठित अपराध, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि हवाले का पैसा। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है और ये जो डेटा है दोस्तों काफ़ी जगह से इसको लिया है ना, आधिकारिक वेबसाइटों से लिया है और किताब से ज़्यादा इसके अंदर डिटेल है। ठीक है, तो कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करके जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। नोट्स लिखें और इसको बार बार रिवाइज करें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 में। थैंक यू।